दोपहर का वक्त था। हर तरफ खामोशी थी। चिड़ियों के चहचहाने की आवाज़ें इक्का दुक्का बार आ रही थी। वो उस वक्त लेटा हुआ अपनी होने वाली जीवन साथी के बारे में सोच रहा था। न जाने कैसी होगी, कैसी आदत की मालिक होगी, मुझसे प्यार करेगी भी कि नहीं। वो थोड़ा कंफ्यूज था आगे के बारे में सोचकर। आज़र, तुम सोए तो नहीं? शीला बेगम ने दरवाज़ा खटखटा कर पूछा। नहीं मामा, आए आप। उसने चौंक कर दरवाजे की तरफ देखा था। शीला बेगम को अंदर बुलाया। तबीयत कैसी है तुम्हारी? क्या सोच रहे हो? उन्होंने उसे सोच में डूबे देखा तो पूछा। कुछ नहीं, बस ऐसे ही सोच रहा था। आप बताएं, कोई बात है क्या? उसने शीला बेगम से पूछा। हाँ बेटा, हम कल जा रहे हैं लड़की देखने, तो कुछ लेकर तो जाना होगा ना हमें। मिठाई वगैरह ला देना रात को। उन्होंने मुस्कुरा कर कहा। अच्छा ठीक है, आपके साथ कौन कौन जाएगा? बेटा, मेरे साथ निशा और महरीन जाएंगी। मैं सोच रही हूँ कि उसके बच्चों को लेकर ना जाऊँ, वहाँ जाकर बच्चे शरारत ना करें। उन्होंने मुतफिक्र होकर पूछा। नहीं महरीन, आप ही बच्चों के बगैर कैसे जाएंगी? और यहाँ पर बच्चों को कौन संभालेगा? मैं और डैड तो ऑफिस चले जाएंगे। उसने जल्दी से कहा। अच्छा चलो, मैं महरीन ही से पूछ लूँगी। तुम रात को मिठाई ज़रूर ले आना। ठीक है मामा, आप परेशान ना हो, मैं ले आऊँगा रात को। उसने भी जवाबन मुस्कुरा कर कहा। ठीक है बेटा, मैं चलती हूँ, तुम आराम करो और परेशान ना हो, हम देखभाल कर ही लड़की लाएंगे। उन्होंने उसका चेहरा पढ़ लिया था, इसलिए मुस्कुरा कर कहा और उठ खड़ी हुई। ठीक है, वो हल्का सा मुस्कुराया। शीला बेगम उसके कमरे से चली गई। उसने उठकर दरवाज़ा बंद किया और सोने के लिए लेट गया। शहजाद शाह और शीला के 3 बच्चे थे, 2 बेटियां और 1 बेटा, महरीन और निशा। महरीन की शादी हो चुकी थी, उसके 4 बच्चे, 2 बेटे और 2 बेटियां थीं, जो हद से ज़्यादा शरारती थे। निशा यूनिवर्सिटी में पढ़ती थी, जबकि आज़र ने पढ़ाई के बाद शहजाद साहब का ऑफिस ज्वाइन कर लिया था और अब उसके लिए रिश्ता ढूंढने का काम जारी था। तीनों माँ बेटी आज़र के लिए रिश्ता ढूंढने में मसरूफ़ थीं और आज़र भी अपने रिश्ते से बेहद खुश था। उसने कसलमंदी से अपनी आंखें खोली। कॉलेज से आने के बाद वो खाना खाकर सो गई थी। वो सुस्ती से उठी और साइड से अपना दुपट्टा उठाया और वॉशरूम में फ्रेश होने चली गई थी। मुंह धोने के बाद उसने वजू किया और बाहर आकर असर की नमाज अदा करने लगी। नमाज पढ़ने के बाद कुछ वक्त कुरान लेकर बैठ गई और कुरान पढ़ने लगी। आधे घंटे बाद वो उठी और कुरान पाक रख कर बाहर की तरफ चल दी, जहाँ फहमीदा बेगम शाम के लिए पकोड़े तल रही थी। मामा, क्या बना रही हैं आप? उसने एक पकोड़ा उठाकर मुंह में रखते पूछा। तुम उठाकर पकोड़ा खा रही हो और मुझसे पूछ रही हो कि क्या बना है? फहमीदा बेगम ने उसे तीखे चतूनों के साथ देखते हुए कहा। मेरा फ़र्ज़ बनता है कि मैं पूछूं, हालांकि मैं खा भी रही हूँ। वो हंसकर बोली। बेटा, तुम्हारा फ़र्ज़ तो और भी बहुत कुछ बनता है, उनका भी पूछ लिया करो। फहमीदा बेगम ने मुस्कुरा कर कहा। मामा, पढ़ाई ख़त्म होने दें, सारे फ़र्ज़ अदा करूँगी। वो मुस्कुरा कर बोली और पकोड़े खाने लगी। हाँ, वैसे भी पढ़ाई के बाद तुम्हारी शादी कर देनी है। तुम इस फ़र्ज़ की अदायगी के लिए तैयार हो? उन्होंने चाय के लिए पानी चढ़ाते हुए मुस्कुरा कर कहा। क्या है मामा, आप भी कहाँ की बात कहाँ लेकर चली गईं? वो गड़बड़ा कर बोली। क्यों, शादी तो तुम्हें करनी ही होगी, इसलिए तैयार रहो। उन्होंने उन्होंने पानी में दूध डालते हुए शरारतन कहा। हाँ, उस दिन भी बाबा उसी बारे में पूछ रहे थे, उसने आहिस्ता से कहा। तो तुमने क्या जवाब दिया अपने बाबा को? उन्होंने मुड़कर उससे पूछा। मैंने उनसे कुछ टाइम मांगा था सोचने के लिए। वो दूसरा पकोड़ा मुंह में डालते बोली। रेहा, तुम सारे पकोड़े यहीं खा लोगी? अब अगर दूसरा उठाया तो हाथ तोड़ दूंगी। फहमीदा बेगम ने डपट कर कहा, क्योंकि वो बात करते करते 5 पकोड़े खा चुकी थी। सॉरी मामा। वो ज़ोर से हंसते हुए अपने कानों में हाथ डालकर सॉरी करने लगी। हाँ बोलो, क्या कह रही थी तुम? उन्होंने घूर कर उसे देखते हुए पूछा। मैंने उनसे टाइम मांगा था और बाबा ने कहा ठीक है, सोच समझ कर फैसला करना। वो सीरियस होकर बोली। और तुमने सोच लिया? क्या राय है तुम्हारी इस बारे में अब? वो पूरी तरह उसकी तरफ मुतवज्जो होकर बोली। मामा, मैं आप लोगों की फर्मा बरदार बेटी हूँ। ऐसा हो सकता है कि आप लोगों की बात टाल दूँ। वो हल्की सी शर्मीली मुस्कुराहट के साथ बोली। माशाल्लाह, इसमें तो कोई शक नहीं। अल्लाह तुम्हारे नसीब अच्छे करे, हमेशा खुश रहो। खुशी से निहाल होते उन्होंने उसे गले लगाया और दुआएं दी। तो फिर इस खुशी में मुझे छठा पकोड़ा खाने देना। वो शरारत से बोली और एक पकोड़ा उठा लिया। सुधर जाओ तुम, शराफत के साथ पकोड़ा वापस रखो और बाहर जाओ, मैं चाय और पकोड़े लेकर आती हूँ। उन्होंने उसे घूरते हुए बाहर की तरफ भेजा। अच्छा मामा, बस लास्ट। वो पकोड़ा हाथ में लेकर बोलते हुए बाहर की तरफ भागी। झल्ली
फहमीदा बेगम ने मुस्कुराकर हल्की आवाज़ में कहा और चाय कप में डालने लगी। ताहिर हमदानी और शहर बानो बेगम के 3 बच्चे थे, बशीर हमदानी, कबीर हमदानी और नुज़हत हमदानी। ताहिर हमदानी ने बशीर और कबीर की शादी अपनी भतीजी फहमीदा और फरीदा से कर दी। दोनों आपस में बहनें थीं। और नुज़हत की शादी अपने दोस्त के बेटे फ़हीम रज़ाक के साथ कर दी, जो दूसरे इलाके में रिहाइश पजीर थे। नुज़हत बेगम कभी कभी अपने भाइयों के घर घूमने आ जाती। बशीर और फहमीदा के 2 ही बच्चे थे, फरहान और रेहा। फरहान MBBS कर रहा था, उसे अपनी बहन रेहा से बेहद प्यार था। रेहा कॉलेज में इंटर कर रही थी, ये उसका आखिरी साल था। कबीर हमदानी के 5 बच्चे थे, 3 बेटियां और 2 बेटे, नेहा, जोहा, ज़ारा, साकिब और सज्जाद। नेहा और जोहा की शादी हो चुकी थी। सारा प्राइमरी के बाद फरीदा बेगम से घरदारी सीख रही थी, वो रेहा से 2 साल छोटी थी। साकिब और सज्जाद ने पढ़ाई के बाद अपना कारोबार शुरू कर लिया, दोनों साथ में ही काम करते थे। उनकी भी शादी हो चुकी थी। नुज़हत बेगम की सिर्फ एक ही बेटी थी, निदा, जो लाडली होने की वजह से बेहद नकचड़ी तबीयत की मालिक थी। सारा और रेहा की उससे बिल्कुल नहीं बनती थी। माँ बाप के मरने के बाद कबीर हमदानी ने अपनी फैमिली बड़ी होने की वजह से घर अलग कर लिया, जहाँ उनके बेटे और बहुएं एक साथ रहते थे। बज़ाहिर तो घर अलग था, लेकिन दोनों भाई और बहनों में बेइंतहा प्यार की वजह से उनके बच्चे भी आपस में प्यार से रहते। सुनिए, फहमीदा बेगम ने कपड़े तय करते हुए बशीर साहब को पुकारा। जी सुनाई बेगम साहिबा। बशीर साहब ने बुक से नज़र उठाकर उनकी तरफ देखते हुए कहा। रेहा मान गई है रिश्ते के लिए, उन्होंने मुस्कुराकर बशीर साहब को बताया। ये तो बहुत अच्छी बात है, आखिर हमारी बेटी है, हमारी बात टाल थोड़ी सकती है। अल्लाह उसके नसीब अच्छे करे, खुशियाँ मिले उसे। उन्होंने खुशी से रेहा के लिए दुआ की। अच्छा, वो लोग कब आएंगे देखने? फहमीदा बेगम ने उनकी तरफ देखते हुए कहा। मैं तो बताना ही भूल गया, वो कल आना चाह रहे हैं। बशीर साहब ने अपने सर पर हाथ मारकर कहा। आप भी कितने गैर जिम्मेदार हैं, इतनी बड़ी बात अब आप बता रहे हैं इस वक्त, इतनी जल्दी कैसे तैयारी होगी? फहमीदा बेगम ने नाराज़गी से कहा। परेशान ना हूँ बेगम, मैं सारा को फ़ोन करके बुला लेता हूँ, वो मदद कर देगी आपकी, उन्होंने फहमीदा बेगम की परेशानी दूर करते हुए कहा। आप भी ना कितने भुलक्कड़ हैं। ऐसा करती हूँ, फरीदा और सारा दोनों को बुलवा लेते हैं, वो कहती हुई अपना फ़ोन उठाकर फरीदा बेगम का नंबर डायल करने लगी। आप भी ना कितने भुलक्कड़ हैं। ऐसा करती हूँ, फरीदा और सारा दोनों को बुलवा लेते हैं, वो कहती हुई अपना फ़ोन उठाकर फरीदा बेगम का नंबर डायल करने लगी। चलो बेगम, तुम बात कर लो, मैं ज़रा बाहर से होकर आता हूँ, बशीर साहब कहते हुए उठे और चले गए। अस्सलामुअलैकुम हुमैरा, कैसी हो? रेहा ने हुमैरा को कॉल की और उसके कॉल उठाने पर सलाम किया। वालेकुम अस्सलाम, ठीक हूँ, तुम सुनाओ कैसी हो? हुमैरा ने उसका हाल अहवाल पूछा। तुम जानती हो कि कैसी हो सकती हूँ, फिर पूछ क्यों रही हो? वो फीका सा मुस्कुराई। ये बता क्या कर रही थी? हुमैरा ने पूछा। बस तैयारी चल रही है घर में, आनी और सारा भी आई हुई हैं, वो उसे बताते हुए बोली। अच्छा, किस चीज़ की तैयारी चल रही है? हुमैरा ने हंकारा भर के पूछा। तुझे रिश्ते के बारे में बताया था ना, वो लोग देखने आ रहे हैं कल, आहिस्ता से वो बोली। ओह, ये तो अच्छी बात है, तू खुश तो है ना? हुमैरा खुश होते हुए उससे पूछने लगी। तुम जानती हो मैंने किस तरह अपने दिल को मजबूत करके इस रिश्ते के लिए हाँ की है। मत पूछो कि मैं खुश हूँ कि नहीं, बस बाबा लोग मेरी वजह से खुश हैं, यही मेरे लिए बहुत बड़ी बात है, वो उदासी से बोली। तुम परेशान मत हो, इंशाल्लाह अल्लाह बेहतर करेगा, मेरी दुआ तुम्हारे साथ है, हुमैरा ने कहा। वो कर भी यही कुछ सकती थी। मेरे लिए दुआ करना, मैं उसे हमेशा के लिए भूल जाऊं। मेरा दिल ऐसे तड़प रहा है ना, जैसे बाहर निकल आएगा, तकलीफ़ हो रही है बहुत, वो तड़प कर बोली। उसकी आंखों से बेआवाज़ आंसू निकलने लगे। यार मत सोच उसके बारे में, कंट्रोल करना खुद पर, रोना बंद कर बस। और हाँ, कल अपने ससुरालियों से अच्छे से मिलना, मुस्कुरा कर, मुँह मत बनाना, समझी? हुमैरा उसे समझाते हुए बोली। समझ गई, तू परेशान मत हो, वो अपने आंसू साफ करते हुए बोली। गुड गर्ल, हुमैरा ने हल्के से मुस्कुरा कर कहा। चलो ठीक है, फिर बात करती हूँ, सारा आ गई है, अल्लाह हाफिज़। उसने सारा को आते देखा तो हुमैरा को बताते हुए कॉल कट की। किसकी कॉल थी? सारा ने उसके पास बैठते पूछा। हुमैरा की कॉल थी, अभी बंद की है, वो ज़बरदस्ती मुस्कुरा कर बोली। अच्छा चलो भाई, मुझे जगह दो, मैं सोने लगी हूँ, बहुत थक गई हूँ तुम्हारे ससुरालियों के चक्कर में। सारा उसके पास से तकिया उठाकर बोलते हुए लेट गई।
उसने खामोशी से उठकर लाइट बंद की और सारा के साथ सोने की कोशिश करने लगी। रेहा को देखने मेहमान आ चुके थे और ड्राइंग रूम में बैठे बातें कर रहे थे। सारा खाने के लवाजमात लेकर अंदर दाखिल हुई। ये कौन है? शीला बेगम ने सारा को देखते हुए पूछा। ये मेरे देवर की बेटी है और मेरी भांजी भी है। फहमीदा बेगम सारा को देखते बोली। अच्छा, माशाल्लाह प्यारी बच्ची है, शायद फरीदा आपी की बहन है। शीला बेगम ने मुस्कुरा कर पूछा। जी, हम दोनों बहनें भी हैं और देवरानी जेठानी भी। फरीदा बेगम मुस्कुरा कर बोली। हाँ, आप दोनों बहनों की शक्लें बहुत मिलती हैं। शीला बेगम उनकी तरफ देख कर बोली। मामा, दुल्हन कब आएगी? महरीन की 4 साला बेटी वफ़ा ने पूछा। वफ़ा दुल्हन ने कहा है कि वो नहीं आएंगी क्योंकि आप बहुत शरारत करती हो। निशा ने मुस्कुरा कर वफ़ा को डराते हुए कहा। नहीं, मैं शरारत नहीं करूँगी, आप उन्हें कहें कि आ जाएं। वफ़ा ने मासूमियत से कहा। वो तैयार हो रही होंगी बेटा, थोड़ी देर तक आ जाएंगी, महरीन ने मुस्कुरा कर कहा। वो अपने 3 बच्चों को अपनी नंद के पास छोड़ कर आई थी, सिर्फ वफ़ा को अपने साथ लाई थी। और बेटा तुम क्या करती हो? शीला बेगम ने सारा से पूछा था। कुछ नहीं आंटी, बस पढ़ाई के बाद अम्मी के साथ घर के कामों में हाथ बटाती हूँ, सारा ने मुस्कुरा कर जवाब दिया और निशा के साथ हल्की फुल्की बातें करने लगी। और बताएं, आपका बेटा क्या काम करता है? घर में कौन कौन रहता है? फरीदा बेगम ने शीला बेगम की तरफ चाय की प्याली बढ़ाते हुए पूछा। मेरी माशाल्लाह से 2 बेटियां हैं, महरीन की तो शादी हो चुकी है और निशा अभी पढ़ रही है। आज़र पढ़ाई के बाद अपने डैड के साथ ऑफिस जाने लगा है, शीला बेगम ने तफसील से बताया। अच्छा, माशाल्लाह, फहमीदा बेगम ने मुस्कुरा कर कहा। आंटी, रेहा क्या करती है? महरीन ने फहमीदा बेगम से पूछा। बेटा वो इंटर कर रही है, उसका आखिरी साल है, उन्होंने जवाब दिया। अच्छा, दरअसल हम चाह रहे हैं कि शादी जल्दी हो जाए। मैं और मेरे हस्बैंड हज के लिए जा रहे हैं और चाहते हैं कि जाने से पहले बेटे की शादी कर दी जाए ताकि बहू घर को संभाल सके और हमें पीछे से परेशान ना होना पड़े, शीला बेगम ने मुस्कुराकर तफसील से कहा। ज़िल हज का महीना तो 1 महीने बाद शुरू हो रहा है, इसी साल की बात कर रही हैं ना आप? फहमीदा बेगम ने अचंभे से पूछा। जी जी, इसी साल की बात कर रही हूँ, इसी साल जाना चाहते हैं हम, शीला बेगम ने कहा। इतनी जल्दी हम कैसे तैयारी करेंगे? फरीदा बेगम परेशान होकर बोली। आप बशीर साहब से मशवरा करके देख लें, फिर हमें जवाब दीजिएगा, शीला बेगम ने उनकी परेशानी को समझते हुए कहा। ठीक है, मैं उनसे मशवरा करके आपको फ़ोन पर बता दूंगी, फहमीदा बेगम ने कहा। आंटी, आप फरीहा को तो बुलवाइए अब, महरीन ने फहमीदा बेगम से कहा। सारा जाओ बहन को ले आओ, फरीदा बेगम ने सारा से कहा। जी मामा, अभी लेकर आती हूँ, शायद तैयार हो गई हो, सारा कहते हुए उठी और बाहर की तरफ चली गई। वो आपस में बातें करने लगी। न जाने कहाँ फंस गई मैं, मामा बाबा की खुशी के लिए मान तो गई, लेकिन अब डर लग रहा है कि आगे क्या होगा, मैं ये रिश्ता निभा भी पाऊंगी कि नहीं। वो अपने बाल सुलझाते हुए सोचने लगी। मैं पहले कितनी खुश रहा करती थी, जिंदा दिल थी, हंसती बोलती थी, लेकिन अब सब कुछ बदल गया है। ऐसे लगता है कि खुशियों में मेरा कोई हक ही नहीं। वो उदासी से सोचने लगी, कैसे एक इंसान दूसरे इंसान का दिल तोड़कर कैसे खुश रह सकता है। वो शर्म तक महसूस नहीं करता, किसी की खुशियों भरी जिंदगी बर्बाद करके अपनी जिंदगी खुशी से कैसे जी लेता है। उसका दिमाग फिर से अहमद की तरफ चला गया। मैं तुम्हें कभी माफ़ नहीं करूँगी, इस दुनिया में नहीं मिल पाई, क्या हुआ, अगले जहान में मिलकर देखकर माफ़ नहीं करूँगी मैं तुम्हें, और अल्लाह भी तुम्हें तब तक माफ़ नहीं करेगा जब तक मैं माफ़ नहीं करती। वो ख्यालों में अहमद से मुखातिब होकर बोली। उसकी आंखों से आंसू खामोशी से बहने लगे। वो शीशे के सामने खड़ी हाथों से होले होले बाल सुलझा रही थी और सोचने में मसरूफ़ थी। रेहा, तुम तैयार हो गई हो या नहीं? सारा कहते हुए अंदर दाखिल हुई। हाँ, मैं तैयार हो गई हूँ, उसने जल्दी से अपने आंसू साफ किए और दुपट्टा सेट किया। माशाल्लाह, कितनी प्यारी लग रही हो, सारा ने उसकी तरफ देखते हुए तारीफ की। मैं हूँ ही प्यारी, वो ज़बरदस्ती मुस्कुरा कर बोली। हाँ, ये तो है, चलो वो लोग बुला रहे हैं, जल्दी चलो, सारा ने कहते हुए उसका हाथ पकड़ा। मुझे डर लग रहा है सारा, उसने कंफ्यूज होते हुए अपना हाथ खींचा और दोनों हाथों को एक दूसरे के साथ रगड़ते हुए बोली। क्यों डर रही हो तुम? सारा ने हैरान होकर पूछा। पता नहीं कैसे लोग होंगे, कैसे सवालात पूछेंगे, वो जोश होते बोली। परेशान मत हो, बहुत अच्छे लोग हैं, मामा और ताई खाला तुम्हारे बारे में उनको बता रही हैं। मेरे ख्याल में तो तुमसे कोई सवाल नहीं पूछेंगी, सारा ने उसे तफसील बताते हुए कहा। अच्छा चलो फिर चलते हैं, वो खुद को रिलैक्स करते हुए बोली और सारा के साथ रूम से बाहर निकल आई। शहजाद साहब की बीवी और बेटियां आई थी रेहा को देखने, उनको हमारी बेटी पसंद आई कि नहीं? बशीर साहब ने अपनी घड़ी खोलते हुए पूछा। वो तो बहुत खुश हो रहे थे, उनको हमारी बेटी पसंद आ गई है, लेकिन
फहमीदा बेगम खुशी से बताते हुए मुतफिक्र हुई। लेकिन क्या बेगम? बशीर हमदानी ने बेड पर बैठते हुए चौंक कर कहा। वो चाहती हैं कि 1 महीने के अंदर अंदर शादी कर दी जाए, क्योंकि शीला बेगम और उनके हस्बैंड हज पर जाना चाहते हैं और जाने से पहले बेटे की शादी करना चाहते हैं, ताकि उनके बेटे और बेटी अकेले ना पड़ जाएं पीछे से। फहमीदा बेगम ने तफसील से उन्हें आगाह किया। हाँ, मुझे शहजाद ने सब बातें बताई हैं, बशीर साहब ने कहा। फिर भी आप मान गए? फहमीदा बेगम ने हैरान होते हुए कहा। देखो बेगम, इतना अच्छा रिश्ता आया है हमारी बेटी का, न जाने आगे हमें अच्छा रिश्ता मिले कि नहीं। बशीर साहब ने उनके कंधे पर हाथ रखकर समझाते हुए कहा। वो तो ठीक है, लेकिन हम इतनी जल्दी तैयारियां कैसे करेंगे, वो भी 1 महीने के अंदर। फरीहा की पढ़ाई भी अभी मुकम्मल नहीं हुई, फरीहा को तो कुछ पकाना ही नहीं आता, वहाँ जाकर क्या जिम्मेदारियां संभालेगी? फहमीदा बेगम ने परेशान होते हुए कहा। बेगम, उनके घर में नौकर चाकर हैं, सारे काम वही करते हैं, हमारी बेटी बस ऐश करेगी, उन्होंने समझाते हुए कहा। तो उनको बहू की क्या ज़रूरत है? फहमीदा बेगम नाराज़गी से बोली। भाई, वो पूरा घर नौकरों के हाथों पर तो छोड़कर नहीं जा सकते ना, उन्होंने अपनी नाराज़ बेगम का चेहरा देखते हुए कहा। मैंने सोचा था पहले फरीहा की मंगनी करूंगी, फिर पढ़ाई मुकम्मल होने के बाद उसे अच्छे से घरदारी सिखाऊंगी, फिर आराम से रुखसत करूंगी। फहमीदा बेगम नाराज़गी भरे लहजे में बोली। आप परेशान क्यों होती हैं? बस अल्लाह पर तवक्कल करें और शादी की तैयारियों में भाभी और उनकी बेटियां मदद कर देंगी। बशीर साहब बिल्कुल बेफिक्र थे। और रेहा की पढ़ाई का क्या करें, वो छोड़ने पर मानेगी? फहमीदा बेगम ने तंजिया अंदाज में पूछा। बेगम, तुम्हें रेहा ने नहीं बताया कि उसके अगले हफ्ते बोर्ड के पेपर्स हैं? बशीर साहब ने मुस्कुराते हुए उल्टा उनसे पूछा। नहीं, उसने तो मुझे नहीं बताया, शायद भूल गई हो, फहमीदा बेगम ने हैरान होकर कहा। तो आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं, उसके पेपर भी हो जाएंगे और आप लोग शादी की तैयारियां भी शुरू कर दें, उन्होंने बेफिक्री से फिर कहा। चलें, जैसे आपको बेहतर लगे, मैं फरीहा को बता दूं, न जाने वो जल्दी रुखसती होने पर मानेगी या नहीं, फहमीदा बेगम ने मुतफिक्र होकर पूछा। हमारी बेटी है, वो मान जाएगी, मुझे भरोसा है उस पर, वो कभी हमारी बात नहीं टालेगी, बहुत फर्माबरदार बच्ची है, बशीर साहब ने मोहब्बत से मुस्कुरा कर कहा। हाँ, ये तो है, अल्लाह उसके नसीब अच्छे करे, मैं उससे बात करके आती हूँ और फरीदा को भी बताती हूँ, वो कहते हुए उठी और रूम से बाहर चली गईं। वो लोग फरीहा के घर से वापस आकर बैठे थे और उन्हीं के बारे में बात कर रहे थे। मामा, लड़की तो माशाल्लाह बहुत प्यारी है, मुझे तो बहुत पसंद आई, महरीन ने वफ़ा को सोफे पर लिटाते हुए कहा। वफ़ा गाड़ी में ही सो गई थी। हाँ, सूरत से तो प्यारी है, सीरत की भी प्यारी हो, जो हमारे जाने के बाद आज़र और निशा का ख्याल रख सके, शीला बेगम ने मुस्कुरा कर कहा। हाँ भाई, आप लोग तो खुशी खुशी जा रहे हैं, मैं अकेली यहाँ क्या करूँगी? भाई भी शायद भाभी के साथ बिजी हो जाएंगे, आखिर को उनकी नई नई शादी होगी और मैं उनके बीच में रहकर कबाब में हड्डी बनी रहूंगी, निशा बुरे बुरे मुंह बनाते बोली। मामा, अगर आप इजाज़त दें तो मैं निशा को अपने घर ले जा सकती हूँ, ये बच्चों को भी संभाल लेगी, मेरे साथ रहेगी तो मेरे लिए भी आराम होगा और ये बोर भी नहीं होगी, महरीन ने मौके से फ़ायदा उठाते हुए कहा। निशा ने उसे घूर कर देखा। महरीन अपने बच्चों की शरारत से बेहद तंग थी, बच्चों की निशा से बहुत बनती थी, इस वजह से वो निशा को अपने साथ ले जाना चाहती थी। अच्छा चलो, मैं तुम्हारे डैड से पूछूंगी, फिर अगर वो इजाज़त दें तो ले जाना। ये लो, दोनों पहुंच गए। शीला बेगम महरीन को बोली और सामने से आते शहजाद साहब और आज़र को देखा। अस्सलाम वालेकुम लेडीज़, कैसी हैं आप? आज़र सलाम करते हुए सोफ़े पर बैठा और अपना ऑफिस बैग मेज़ पर रखा और उनसे हाल दरियाफ़्त किया। वालेकुम अस्सलाम, हम तो बहुत खुश हैं, महरीन ने मुस्कुरा कर कहा। क्यों भाई, इतनी क्यों खुश हो रही हैं? लड़की कुछ ज़्यादा ही पसंद आ गई है क्या? शहजाद साहब ने अपनी बेटियों को हंसते हुए देखा तो उनसे पूछा। जी, माशाल्लाह से बहुत प्यारी बच्ची है, फैमिली भी मुझे बहुत पसंद आई, मैंने तो उनको हाँ कर दी है, लेकिन उन्होंने कहा कि वो सोच कर जवाब देंगे, शीला बेगम ने मुस्कुराते हुए तफसील से बताया। अकरम, हमारे लिए जूस ले आओ, हम कब से यहाँ बैठे हुए हैं, पानी तक नहीं पूछा तुमने, क्या इसलिए नौकरी पर रखा है हमने तुम्हें? निशा ने नाराज़गी से मुलाजिम को आवाज़ देते कहा। जी छोटी बेगम, माफ़ कीजिएगा, थोड़ा काम में मसरूफ़ था, अभी लेकर आता हूँ। अकरम दौड़ता हुआ आया और घबराते हुए बोला। अच्छा जाओ, जल्दी लेकर आओ, गला सूख रहा है हमारा, निशा ने घूरते हुए कहा। अकरम जूस लेने किचन की तरफ चला गया। मामा, लड़की वही है ना जैसी तस्वीरों में थी? ऐसा तो नहीं कि तस्वीर में कोई और असल में कोई और? आज़र झिझकते हुए शीला बेगम से पूछने लगा। भाई, आपका डर बिल्कुल सही था, तस्वीरों में तो वो बहुत प्यारी थी, लेकिन असल में उसका रंग बहुत कम है, नाक भी थोड़ी टेढ़ी है और दांत भी टूटे हुए हैं, निशा ने अपनी हंसी दबाते हुए सीरियस अंदाज में कहा। निशा, मेरे बेटे को क्यों डरा रही हो?
آذر ایسا کچھ نہیں، ماشاءاللہ بہت پیاری ہے، جیسی تصویروں میں تھی حقیقت میں بھی ویسی ہے۔ شیلا بیگم نے نشا کو ڈانٹتے ہوئے آذر سے کہا۔ آذر نے نشا کو گھورا جو شرارت سے اسے دیکھ رہی تھی۔ اچھا بیگم، میں بہت تھک گیا ہوں، میرا جوس اوپر بھجوا دینا، اور شام کو بشیر ہمدانی سے بات کر کے باقی کے معاملات میں سیٹ کر لوں گا۔ شہزاد صاحب اٹھتے ہوئے بولے، ٹھیک ہے، آپ جائیں اور آرام کریں، میں جوس اوپر بھجواتی ہوں۔ شیلا بیگم ان کا تھکا چہرہ دیکھ کر بولی۔ شہزاد صاحب کے اوپر جانے کے بعد چاروں آپس میں باتیں کرنے میں مصروف ہو گئے۔